हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए एक नए पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ जो कल ही हुआ था। आपका 31 अगस्त को यूके ट्रिपल एससी ने करवाया था। 69 पोस्ट कोड 69 फोटोग्राफर, प्रतिरूप सहायक, वैज्ञानिक सहायक, इन पोस्टों के लिए था ये। तो ये सिर्फ सब्जेक्टिव था, यानी कि जो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं उन्होंने ये फॉर्म फिल किया है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स 3 पोर्शन इसमें है। तो इसमें मैं आपके लिए ओनली फिजिक्स का पोर्शन लेकर आई हूँ। केमिस्ट्री विल बी आई डू लेटर ऑन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। वैसे अगर देखा जाए तो फिजिक्स वॉज क्वाइट ईजी एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मे बी जिनका केमिस्ट्री अच्छा हो उनको केमिस्ट्री अच्छी लगी हो, मैथमेटिक्स जिसका अच्छा हो उसको मैथमेटिक्स ठीक लगी हो। ठीक है, तो फिजिक्स मुझे इजी लगी है। जस्ट 11th-12th का ही पूछा था। 11th-12th में भी बहुत बेसिक सी चीज़ें पूछी थी। तो आज लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ अ रियल ऑब्जेक्ट अप्रोव्स अ स्फेरिकल कॉन्केव मिरर इट्स रियल इमेज विल बी। तो जब आपको ऑब्जेक्ट कॉन्केव मिरर के पास आता है तो इमेज दूर जाती है, तो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द फील्ड लाइन अराउंड सम सिंपल चार्जेस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, फर्स्ट है आपका फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इट्स करेक्ट, फर्स्ट इज ठीक है। सेकंड आपका है, अच्छा सेकंड में क्या है, नेगेटिव में इफ़ क्यू इज़ लेस देन ज़ीरो मीन्स नेगेटिव। तो नेगेटिव आपकी एंटर करती है टूवर्ड्स द सेंटर, है ना, ऊपर लिखा ही है। थर्ड जो स्टेटमेंट है कि क्यू अगर क्या हो, क्यू इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो मीन्स अगर क्यू पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव से निकलती है, तो थर्ड वन रॉन्ग हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इफ़ टू डिफरेंट मटेरियल इज़ 7:6। अगर आपके पास दो मटेरियल हैं जिनका थर्मल कंडक्टिविटी का रेशियो 7:6 है, इफ़ द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ टू रॉड्स ऑफ सेम थिकनेस ऑफ दीज मटीरियल इज़ टू बी केप्ट सेम, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो सिंपली आपके पास थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है H/T इक्वल्स टू KA T2 माइनस T1, यानी कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है डिवाइडेड बाय L। तो यहाँ से अगर मैं K के लिए देखूँ, K इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ रही है ना। तो जो सेम चेंजेस होंगे तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A 7:6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, जो अब यूके ट्रिपल एससी भी है ना, तो ये भी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो अब ये पैटर्न ज़्यादा चल रहा है। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सीलरेटिक चार्ज। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन the direction of variation of electric and magnetic field are perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation, ये भी ठीक है। जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो प्रोपोगेशन डायरेक्शन प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। क्वेश्चन स्टेटमेंट 4, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरीज एनर्जी एंड मोमेंटम। तो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन रीजन है। असर्शन ए, टाइड्स आर फॉर्म्ड इन ओशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड ओशन वाटर। ठीक है। इन द यूनिवर्स ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, द यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 5 इज द राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इन एनी ओपन ऑर्गन पाइप हैज़ द लेंथ ऑफ 1 मीटर इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एयर इज दिस। तो अच्छा, मैं आपको एक जस्ट फॉर्मूला बता देती हूँ कि जो ओपन पाइप होता है, ओपन पाइप में फ्रिक्वेंसी होता है आपका V/12। जो यहाँ पर लेंथ होती है, जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ जो होती है 2L के इक्वल, लैम्डा इक्वल्स टू 2L। तो यहाँ से हम क्या फाइंड आउट कर, L हमें गिवन था, लेंथ हमें 1 मीटर गिवन है, वेलोसिटी हमें 350 मीटर पर सेकंड गिवन था। तो हम F1 यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और F1 आ जाएगा आपका, देख लो चेक करते हैं, F इक्वल्स टू 350/2, तो ये आ जाएगा 175। तो F1 आ गया 175, है ना। और जो क्लोज्ड पाइप होता है, वन एंड क्लोज वाला होता है, उसके लिए होता है F इक्वल्स टू V/4
4L रिलेशन, लैम्डा जो होता है वो 4L के इक्वल होता है। तो ये रिलेशन लगाने के बाद आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज़ 2:1। आपको ये ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा सॉल्यूशन, करेक्ट है ये। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 2:1। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7, एन ऑब्जेक्ट 0.05 मीटर हाई इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म। इसको डायरेक्टली देख सकते थे। यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 0.2 मीटर है तो फोकल लेंथ हो जाएगी 0.1 मीटर, है ना। इसमें जो यू गिवन है, यू है 0.5। आपको पता है कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ ये है, इसका डबल इसकी जो 2r हो जाएगा 0.2 मीटर, उससे बियॉन्ड है। ऑब्जेक्ट मेरा उससे दूर रखा हुआ है ना। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इमेज आपकी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड में और कुछ निकालना नहीं था, तो रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगी, सिर्फ नेचर बताना था। क्वेश्चन नंबर 8, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m इज दिस। ये आपको फोर्स एंड टाइम का एक ये गिवन था, ग्राफ गिवन है, फोर्स वर्सेस टाइम। तो इसमें आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम बताना है। तो फोर्स इनटू टाइम, एज यू नो दिस इज इम्पल्स, और इम्पल्स होता है आपका डेल पी के इक्वल, चेंज इन मोमेंटम के इक्वल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद जो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे, पहला वाला है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब बिकॉज ये क्या बन रहा है, एरिया बन रहा है ना, फोर्स इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया बन रहा है बेसिकली। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तीनों को ऐड करेंगे तो विल गेट द 10 न्यूटन सेकेंड। ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाले में आपको नेगेटिव साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर पॉजिटिव लोगे तो 50 आ जाएगा, अदरवाइज नेगेटिव लेंगे तो आपका 10 न्यूटन सेकेंड आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मैच द लिस्ट। अच्छा, ये इसमें ज़्यादा सोच वो नहीं था, इजी था ये। आपको पता है इसमें गिवन था ये पीरियड टाइम ऑफ सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है आपका 2 सेकंड। तो कहाँ दिख रहा है, सी का 3 मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में है, तो राइट ऑप्शन बस बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, और उसमें देखने की ज़रूरत नहीं थी वैसे ना, देख भी सकते हैं, चेक कर लेते हैं, चलो, है ना। टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ के लिए अभी हमें एक ही वैल्यू दिखाई दे रही है, ये है ना, ये इनफाइनाइट। ह्यूमन हार्ट, अच्छा इसको आप निकाल सकते हो 75 टाइम्स पर मिनट। तो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 75/60 पर मिनट, मतलब 1 मिनट 60 सेकेंड। तो इससे आप कैलकुलेट कर सकते थे, और मुझे टाइम पीरियड निकालना है तो 60/75, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.8, बी का 1। तो मुझे 3 ऑप्शन मिल गए ऐसे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट द पावर फैक्टर टर्म इज 5 = 0। इसमें बताना तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है आपकी, ठीक है। कैपेसिटिव सर्किट में कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। थर्ड, फॉर द हाउस होल्ड, अच्छा आप इसको कैसे कर सकते हैं, इतना तो आपको पता होगा, जो हमारे घरों में वोल्टेज आती है दैट इज़ RMS वैल्यू, हमारे RMS वैल्यू, पीक वैल्यू नहीं होता, तो ये इनकरेक्ट है। फोर्थ नंबर है इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर IS इज ग्रेटर देन नो। स्टेप अप में क्या होता है, एक रिलेशन में आपको बता देती हूँ, R = लिखा भी है यहाँ पर, NS/NP = VS/VP = IP/IS। तो स्टेप अप में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल में ज़्यादा होंगे, है ना। तो नंबर ऑफ टर्न सेकंड कॉइल में ज़्यादा होंगे तो वोल्टेज ज़्यादा होगी, वोल्टेज ज़्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th, अ कार ट्रैवल, अच्छा ये सिंपल था। अ कार ट्रैवल फ्रॉम A to B, एवरेज स्पीड निकालने से A से B तक जा रही है, देन B से रिटर्न आ रही है A पर, तो जस्ट फॉर्मूला आप लगाते 2v1v2/v1 + v2। एवरेज वेलोसिटी पूछिए, बिकॉज एवरेज डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, एवरेज स्पीड रहेगी 60 km/h। 11th का ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस डायोड हैविंग द बैरियर वोल्टेज ऑफ इतना। वैसे जनरली देखो फॉरवर्ड बायस में कब होता है, व्हेन P जो टर्मिनल जो P साइड होती है, P पॉजिटिव से कनेक्ट होती है और N जो आपका नेगेटिव से कनेक्ट होता है। तो इसमें जनरली थोड़ा सा ये मुझे वो लग रहा है इसमें,
तो ये ऑप्शन डी मेरे अकॉर्डिंगली, बिकॉज सब में देखो तो मुझे डिफरेंस बता रहा है 0.5 आनी चाहिए पोटेंशियल बैरियर, है ना। तो मुझे ऑप्शन डी सही लग रहा है। बाकी आप लोग मुझे इसको कमेंट कीजिएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द मटीरियल फॉर द कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट शुड हैव, कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास क्या होना चाहिए? हाई परमेबिलिटी होनी चाहिए, लो रिटेंटिविटी। लो रिटेंटिविटी का मतलब एज सून एज पॉसिबल जैसी करंट ऑफ होगी वो अपनी सारा मैग्नेटिज्म खो दे, है ना। और इस जो आपकी हाई रिटेंटिविटी होती है इसका मतलब होता है कि वो लॉन्ग टाइम तक, जो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, परमानेंट मैग्नेट में हम हाई रिटेंटिविटी वाले मटेरियल चूज़ करते हैं जिससे वो लॉन्ग टाइम तक, अगर करंट ऑफ भी कर दे तो लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिज्म उसमें रहे। लेकिन लो रिटेंटिविटी मतलब कि वो अपना मैग्नेटिज्म एज सून एज करंट आपकी ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे तो करंट आपने मैग्नेटिज्म भी खत्म हो जाएगा उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट हार्मोनिक वेव? हार्मोनिक वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस विच ट्रैवल थ्रू अ मीडियम विद अ डिफाइनेड वेलोसिटी, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है और फोर्थ भी ठीक है, थर्ड नहीं है। द वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम एंड मीडियम ऑल्सो, मीडियम ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। बॉडीली मीडियम के पार्टिकल मूव नहीं करते हैं, वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 4 टाइम्स इट्स मोमेंटम इंक्रीज बाय 2 टाइम, बिकॉज रिलेशन होता है K = P²/2m, लिखा भी है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में इसमें गिवन था ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल हो जाएगा 45, ये भी 45 हो जाएगा। तो साइन, यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है μ = sin I/sin r लगा लेते हैं आप, है ना। sin I/sin r लगाने के बाद आपको ये मिल जाता है >√2। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन, इफ़ द वाटर सरफेस हैड डस्ट और ऑयल द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इंक्रीज, नो, सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सरफेस टेंशन होगा वो क्या होगा, वो अच्छे से साफ़ नहीं कर पाता है ना, वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है। सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, सही है ना। और लिक्विड का सरफेस टेंशन टेम्परेचर राइज के साथ डिक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। फर्स्ट नो, सेकंड एंड थर्ड, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, मैच करना है आपको। चेंज इन फेज फाई पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मतलब कि जो करंट है वो करंट जो है आपकी लीड कर रही है, ठीक है। तो ए का सेकंड मुझे इसमें दिखाई दे रहा है, ए का सेकंड ओनली ऑप्शन बी में है। चलो एक और देख लेते हैं। फेज इज चेंज इन फेज फाई = 0, फाई = 0 का मतलब है दोनों सेम में है, दोनों उसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं है ना। करंट इज इन फेज विद वोल्टेज, करंट वोल्टेज के साथ ही चल रही है। तो सी का वन भी मुझे बी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो 2 ऑप्शन मैच कर गए, यानी कि 18 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। 19 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन कैन रियलाइज गेट्स लाइक और एंड नॉट यूजिंग नैंड, बिल्कुल नैंड गेट से हमें सब सारे गेट, नैंड एंड जोर आर द यूनिवर्सल, यानी इनसे हम सारे मिल सकती है, हमें सारे गेट हम इनसे बना सकते हैं। द ट्रूथ टेबल इज़ फॉर नैंड गेट, ये रॉन्ग है, ठीक है। तो ओनली ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नैंड गेट क्या होता है A.B और उसका बार, है ना, इससे बन रहा है। तो A.B 0 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, तो मुझे 1 मिलना चाहिए, ठीक है। 0 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन मुझे मिलना चाहिए 1, तो ये गलत है। तो ओनली ऑप्शन ए। 20, द रेडियस ऑफ अ सोप बबल is R and the surface tension of soap is T. कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, हमें डायमीटर ट्वाइस करना है उसका, तो ये हो जाएगा आपका 24 पाई r²T, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मैच करना है, अगेन मैच करना है आपको। डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिक, क्यूरी पॉइंट, एक को उठा लेते हैं। क्यूरी पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम पैरामैग्नेटिक। तो सी का 4 किस में मिल रहा है मुझे, सी का 4 ओनली ए की ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। और भी देख लेते हैं, ए का 2। डायमैग्नेटिज्म होते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर से इंडिपेंडेंस होते हैं ये, ठीक है। जो आपके डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं करते। पैरामैग्नेटिज्म स्मॉल मैग्नेटिज्म इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो बी का 3, सी का, डी का 1। जो हिस्टेरेसिस होता है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस शो करते हैं, तो 2 ऑप्शन
A. Option A is the correct one. Question number 22. For increasing the sensitivity of moving coil galvanometer, which of the following is not true? Not true बताना था, कौन सी सही नहीं है. तो इसका क्वाइट पॉसिबल ऑप्शन ए सही होना था. ठीक है, वो नॉट ट्रू है. तो राइट ऑप्शन इज ए, बिकॉज करंट पर डिपेंड नहीं करता ना. करंट पर डिपेंडेंसी नहीं. करंट कब ज़्यादा होगी? जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, है ना. तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंडेंसी होगी. क्वेश्चन नंबर 23, ये था आपका लीडरशिप पे था. इफ़ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन डेंसर मीडियम इज व्यूड नॉर्मली फ्रॉम अ रेयर मीडियम, द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू हैव कम क्लोजर टू द ऑब्जर्वर बाय अ सर्टेन डिस्टेंस. इफ़ डी इज़ द डेप्थ ऑफ द डेंसर मीडियम, तो राइट ऑप्शन इज डी. डी 1 -1/n. नेक्स्ट है आपका मैच करना था, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स से. अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? जहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम में नो चेंज, तो W 0, यानी कि वर्क डन जीरो तो Q इक्वल्स टू डेल यू, है ना. तो बी का 1 मुझे इसमें दिखाई दे रहा है. बी का 1 सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी वॉज करेक्ट. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल टेम्परेचर जीरो मतलब हीट इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो डेल यू. तो सी का सेकंड होना चाहिए, तो सी का सेकंड भी मुझे बी ऑप्शन में मिला दिखाई दे रहा है. तो 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी. 25 है स्टेटमेंट गिवन असर्शन रीजन है. अगेन, इन एन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज आफ्टर कोलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड बिफोर द कोलिजन. ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन बच्चे इसलिए हो जाएंगे बिकॉज जो रिलेटिव इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है. डायरेक्ट यहाँ पर रिलेटिव स्पीड पूछी थी तो वो नहीं होगा. तो फर्स्ट रॉन्ग है, सेकंड करेक्ट है. इन इलास्टिक कोलिजन द इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. तो रीज़न सही है, असर्शन फॉल्स. वैसे इसमें कोई ऐसा ऑप्शन गिवन नहीं है, तो मे बी इसमें बोनस पॉइंट मिल जाए सबको. ठीक है, और अगर ये यही था, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं गिवन था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ये, तो उसके अकॉर्डिंगली अगर ये उस आयोग इसको ऐसे मान के चलता है कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देन ऑप्शन ए इज करेक्ट. लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. तो इसमें मे बी बोनस पॉइंट मिले या आयोग इसको यही माने. ठीक है, तो लेट्स चेक करेंगे जब आंसर की आएगी तो उसके अकॉर्डिंगली चेक करेंगे हम. नाउ क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द रिलेशन पूछा है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में. ठीक है, तो काई इक्वल्स टू होता है M/H, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ ये इंटेंसिटी अपॉन जो आपकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है M/H. क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट है अगेन, जो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड इन न्यूक्लियस बाय द शॉर्ट रेंज. बिल्कुल, जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं तो शॉर्ट रेंज वाले होते हैं. सेकंड है द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. तो ये भी सही है बिकॉज न्यूक्लियर फोर्सेज आइसोस्पिन पर डिपेंडेंसी होती है इनकी, इन पर चार्जेस पर नहीं होते. तो आप दोनों करेक्ट हैं, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 अगेन असर्शन रीजन बहुत पूछा है इन्होंने. देखो, सन मे बी कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी इवन दो इट लुक्स वाइट. बिल्कुल सही है. सन को एक मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं बोलेंगे, लेकिन ब्लैक बॉडी कंसिडर किया जा सकता है. रीज़न, अब जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है और हाई टेम्परेचर पर सारी वेवलेंथ को री एमिट भी करती है. तो A and R3 है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का. बाकी आयोग इसको बी भी कंसिडर कर सकता है बिकॉज सन को हम परफेक्टली नहीं मानते, परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं मानते. ठीक है, कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अगेन स्टेटमेंट 1-2, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल एट एन इंटरनल पॉइंट इज जीरो. बिल्कुल, यहाँ पर जब गॉस लॉ लगा ले तो सेंटर पे कोई आपका इनर शेल पर कोई चार्ज नहीं होता, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका जीरो. स्टेटमेंट 2, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर एट एन इंटरनल पॉइंट इज दिस. तो ये रॉन्ग है. स्टेटमेंट 1 इज द करेक्ट ओनली. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ. बिल्कुल, जो ई होता है, ई इक्वल्स टू होता है माइनस d phi अपॉन dt, है ना. चेंज इन
रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड जो स्टेटमेंट है, लेंज लॉ स्टेट दैट द polarity of the induced EMF is such that it tends to produce a current which support, no, यहाँ पर क्या आना था, एक वर्ड इन्होंने चेंज कर दिया, which oppose होना था, which oppose the change in magnetic flux that produces। वो क्या करती है, जो करंट होती है वो अपोज करती है, जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होती है ना, उसको वो क्या करे, उसको अपोज करे। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट, ऑप्शन बी रॉन्ग, स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी फॉर वेट क्ले कॉपर स्टील एंड रबर। तो आपने क्लास 11th में ये किया ही होगा कभी ना, कि स्टील जो है रबर से ज़्यादा वो होती है, इलास्टिक होती है ना। तो स्टील, बिकॉज इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो स्टील सबसे ज़्यादा है, कॉपर देन रबर देन वेट क्ले, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है हमें, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर चार्ज to 150 volt and 300 volt respectively. It is found that by connecting them together the potential on each one can meet 0। तो आपके पास रिलेशन होता है Q1 इक्वल्स टू CV, है ना। तो V हमें गिवन है, फर्स्ट में 150 C1 हो जाएगा, देन Q2 हो जाएगा आपका 300 C2, राइट। दोनों को अगर हम दोनों को कनेक्ट कर दें टुगेदर तो 150 C1 प्लस 300 C2 इक्वल्स टू CV आएगा। V ज़ीरो कर रहे हैं तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर ना ये माइनस होना था, C1 इक्वल्स टू -2 C2, लेकिन ये माइनस तो गिवन नहीं है, बाकी ऐसा और ऑप्शन कोई दिख नहीं रहा है, तो या तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। इसके अकॉर्डिंगली ये करोगे ना, 150 C1 इक्वल्स टू -300 C2, ये 0 से 1 0 हमने कैंसिल आउट कर दिया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो C1 इक्वल्स टू -2 C2 आना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखते हैं वैसे अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन बी इज़ द, बी शुड बी द करेक्ट। माइनस नहीं है वो अलग बात है। अब देखते हैं आयोग इसमें क्या आंसर करता है। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक E²/2H एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट सी। क्वेश्चन नंबर 31 द विच इज़ द लास्ट, तो इसमें 34 क्वेश्चन थे फिजिक्स के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें देखो, जो आपकी मैग्नेटिज्म ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वैसे देखो अभी हमने ऊपर देखा जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो फर्स्ट वैसे स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज़ प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और यहाँ पर देखा जाए तो ये करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड, द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल डिपेंड करती है। एंड फोर्थ, द टेम्परेचर ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड द क्यूरी टेम्परेचर, पीछे भी हमें गिवन था, तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। इसमें अगर आपको कहीं पर भी लगे कि मैंने आपको ये आंसर अगर मेरी तरफ से रॉन्ग हुआ है तो आप उसको कमेंट में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एंड अपने मार्क्स भी मुझे मेरे साथ शेयर कीजिएगा, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, वैसे अगर देखा जाए तो मेरिट ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, है ना। मुझे लगता है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरिट है आपकी 50 और 60 के बीच में रहेगी, या 60-70 के बीच में भी रह सकती है, बिकॉज पेपर वॉज क्वाइट टफ। ठीक है, टफ मीन्स मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। तो देखो जिसका जो सब्जेक्ट है, अब ऐसा तो नहीं है कि हर कोई हर सब्जेक्ट में, बहुत रेयर पर्सन होंगे जो हर कोई हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा, अच्छी बात है, लेकिन हर किसी का परफेक्ट नहीं होता है हर सब्जेक्ट, तो कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ किसी से छूट जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंगली, बाकी आप लोगों के अकॉर्डिंगली क्या है, अब आयोग देखते हैं कितने इसमें, बट मेरे अकॉर्डिंगली या तो मेरिट आपकी 60-70 के 50-60 के बीच में ही रहेगी, ज़्यादा हाई नहीं रहेगी। अपने मार्क्स मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो इसको शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।